जय भीम साथियों। दुनिया में दो बातों के लिए संघर्ष चल रहा है, इसे जानो, समझो, विचारो। एक पक्ष है जो चाहता है दुनिया में अंधकार कायम रहे, जो यह चाहता है कि दुनिया में अंधकार कायम रहे। वे आपको मीठी मीठी बातों में, कहानी किस्से भरी किताबों में उलझाए रखना चाहते हैं। वास्तव में जब भी किसी को जहर देना होता है तो मीठी ही चीज में, चीनी की गोलियों में ही दिया जाता है। पता ही नहीं चलता उस मिठास के लोभ में कि इसमें जहर भी है। दूसरा विचार आपको प्रकाश में ले जाना चाहता है, जिसमें कुछ कड़वी कड़वी बातें भी शामिल हैं। जब किसी के शरीर पर पैदा हुए फोड़े को ठीक करना होता है तो उस पर कैंची ब्लेड चलाना पड़ता है, जिसमें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए विचार करो कि क्या पढ़ना है, क्या सुनना है। आपके महापुरुष मंदिरों में नहीं बल्कि किताबों में जिंदा हैं। उनकी विचारधारा को पढ़ें, सुनें और अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढें। हजारों हजार सालों से आपको दरिद्रता में जीवन बिताने वाली पुस्तकों को आपको पढ़ना है, सुनना है, या हजारों हजारों सालों की दास्ता से मुक्त कराने वाली अपने महापुरुषों के विचारों से भरी पुस्तकों को आपको पढ़ना है। एक विचार आपको अंधकार में ढकेलता है, दूसरा विचार आपको प्रकाश में ले जाना चाहता है। जहां अंधकार है वहां शत्रुता है, गरीबी है, शोषण है, दरिद्रता है। जहां प्रकाश है वहां मित्रता है, अमीरी है, करुणा है और समृद्धि है। अब आपको इस पर विचार करना है कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सगे संबंधियों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अंधकार ठीक है या प्रकाश। अब प्रश्न उठता है कि आप अंधकार या प्रकाश में ले जाने वाली पुस्तकों का चयन कैसे करोगे। इसके कई कीवर्ड्स हैं। आज मैं एक कीवर्ड का ही उपयोग करूंगा। एक ही कीवर्ड के पैमाने पर उन पुस्तकों पर अंतर व्यक्त करूंगा। जो पुस्तकें समता, समानता, भाईचारा सिखाती हों, प्रेम सिखाती हों, प्यार सिखाती हों, तो वह पुस्तक आपके लिए प्रकाश में ले जाने वाली है। और जो पुस्तक आपको असमता, असमानता, कटुता, बैरभाव सिखाती है तो वह आपको अंधकार में ले जाने वाली होगी। सार यह है कि अपने महापुरुषों की ही पुस्तकें पढ़ें। धन्यवाद। भीम दहाड़ चैनल की ओर से जारी। महोदय, अब सदन यह सोच सकता है कि मैं नए प्रस्ताव रख रहा हूं। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि इनमें से कोई भी प्रावधान नया नहीं है। ये वतन अधिनियम में पहले से ही विद्यमान है। केवल वर्तमान व्यवस्था में एक परिवर्तन है। पुनर्गठन वसूली पुनर्गठन बलूते को उपकर राशि में परिवर्तित करने संबंधी पहला प्रावधान वतन अधिनियम की धारा 19 में पहले से ही विद्यमान है, अतः यह नया नहीं है। वर्तमान वतन अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर
को यह अधिकार है कि वह जब भी उचित समझे बलूते को उपकर राशि में परिवर्तित कर सकता है। मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि दूसरा प्रावधान की भूराजस्व के साथ ही उपकर की वसूली संबंधी प्रावधान भी नया नहीं है। यह पहले ही वेतन अधिनियम में विद्यमान है। वेतन अधिनियम की धारा 81 को देखने पर हमें ज्ञात होगा कि कलेक्टर को वर्तमान अधिनियम के अधीन सभी हक, परिश्रमक और लाभ वसूली का यह मानकर अधिकार है कि वे बकाया भू राजस्व हैं। अतः मेरा निवेदन है कि विधेयक की धारा 6 में कुछ नया नहीं है। मेरे विधेयक की धारा 6 में जो कुछ नया है वह यह है कि निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर के बजाय संबंधित पक्षों को दिया गया है। वर्तमान कानून मानता है कि ऐसे हालात उत्पन्न होंगे और तब मेरे विधेयक की धारा 6 के अंतर्गत विचाराधीन प्रावधान आवश्यक होंगे। अन्यथा ऐसे प्रावधानों का वर्तमान कानून में कोई स्थान नहीं होता। मैं जो महसूस करता हूँ वह यह है कि यद्यपि कलेक्टर को भी निर्णय लेने का अधिकार है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह इस तथ्य से अवगत हो कि ऐसे हालात उत्पन्न हो गए हैं जब उसके लिए निर्णय लेना आवश्यक हो गया है। मेरा कहना केवल यह है कि स्वयं संबंधित पक्षों को निर्णय लेने के संबंध में कलेक्टर का मार्गदर्शन करना चाहिए, जिससे संबंधित पक्ष यदि चाहे कि बलूते की वसूली भू राजस्व के साथ की जाए तो कलेक्टर को इससे ज्ञात हो जाएगा कि अपना निर्णय लेने का समय आ गया है। इसमें कुछ भी नवीन नहीं है, सिवाय इसके कि निर्णय का अधिकार कलेक्टर के बजाय किसानों और महारों को हस्तांतरित हो जाएगा। महोदय, तीसरा प्रावधान जो बूलते के 2 विशेष भागों में निजी सेवाओं के लिए और दूसरा सरकारी सेवाओं के लिए विभाजित करने के संबंध में है, निसंदेह नया है, परंतु मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि परिस्थितियों ने उसे अत्यधिक आवश्यक बना दिया है। सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार किसान और सरकार के प्रति की गई सेवाओं के लिए बलूते संयुक्त भुगतान है। 3 मई 1899 को सरकार ने प्रस्ताव संख्या 3074 पारित किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसान और सरकार के प्रति की गई सेवाओं के लिए बलूते संयुक्त परिश्रमक हैं। अपने इस दृष्टिकोण के समर्थन में मुझे इतना अधिक पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। 1919 में सरकार ने सदन के समक्ष इस विषय पर उठाए गए सवाल के जवाब में जो कागजात रखे थे, उसके लिए सरकार ने सहायक सचिव के आदेश का सहारा लिया था, जिसमें इस प्रस्ताव पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया था कि बलूते का भुगतान केवल निजी सेवाओं के लिए ही नहीं है, सरकार के प्रति सेवाओं के लिए भी है। महोदय, अब मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि कुछ महार सरकार की तो सेवा करना चाहते हैं, परंतु किसानों की नहीं। मैं जानता हूँ
कि ऐसे भी किसान हैं जो वर्तमान कानून द्वारा महारों जैसी कोई एजेंसी अपने ऊपर थोपे जाने को पसंद नहीं करते हैं। वे स्वेच्छा से जिसे चाहेंगे उसे नियुक्त करेंगे। इसी तरह कुछ महार भी हैं जो किसानों की सेवा नहीं करना चाहते हैं। वे स्वतंत्र निर्णय लेना चाहते हैं कि सेवा करें या ना करें, परंतु वर्तमान कानून के अनुसार इस स्वतंत्रता से वे वंचित हैं। वे चाहें अथवा नहीं सेवा कार्य के लिए बाध्य हैं। इसका कारण यह है कि बलूते संयुक्त पारिश्रमिक हैं और ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे यह मालूम किया जा सके कि सरकारी सेवाओं और निजी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में कितना बलूते हैं। सामाजिक प्रगति का प्रतिस्पर्धा के इन दिनों में किसानों और महारों के बीच रंजिश अधिक बड़ी है और यह अधिक गहरी होती जाएगी जब तक कि नियुक्ति की स्वतंत्रता और सेवा कार्य की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसानों की निजी सेवाओं और सरकार के प्रति की गई सेवाओं के लिए देय बलूते का हिस्सा परिभाषित करना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में यदि कोई महार सरकार के लिए सेवा कार्य नहीं करता है तो बलूते का कोई विभाजन नहीं होने की वजह से किसान को उसे पूरे बलूते का भुगतान करना पड़ता है और इस प्रकार महार किसानों से लाभ उठाता है। दूसरी ओर यदि महार किसान के लिए सेवा कार्य नहीं करता है और केवल सरकार के लिए सेवा कार्य करता है तो उसे पूरे बलूते को खोना पड़ता है। इसका कारण यह है कि सरकार यह नहीं जानती कि उसके प्रति की गई सेवाओं के लिए उसे कितने बलूते का भुगतान महार को करना है। इसे न जानने के नाम पर वह सारा भुगतान रोक लेती है और महारों का बेजा नुकसान कर देती है। अतः मेरा विचार है कि बेहतर प्रशासन और ग्रामों में शांति के लिए यह बहुत आवश्यक है कि बलूते का विभाजन किया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कानूनी सिद्धांत के सर्वथा विपरीत है कि जनता के एक वर्ग के सेवा कार्य को जनता के दूसरे वर्गों पर थोपा जाए। ऐसी व्यवस्था को कायम रखना बड़ा ही निरसंतापूर्ण है जिसमें किसी अन्य नाई का बहिष्कार करके केवल एक विशेष नाई ही हमारी हजामत बना सके। परंतु वतन समस्या ऐसी ही घृणित और नृशंस व्यवस्था है। मेरा मानना है कि सदन के वकील सदस्य जानते होंगे कि उच्च न्यायालय में ऐसा मुकदमा आया था जिसमें एक नाई ने मुकदमा किया था कि अमुक गांव के यजमानों किसानों को उसके अलावा बाहर के किसी अन्य नाई की सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, चाहे वह हजामत बनाने में कुशल हो अथवा नहीं। यही बात महारों के संबंध में है। मेरे विधेयक का उद्देश्य अनुबंध से मुक्ति है। यदि किसान महारों को काम पर रखना नहीं चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए।
यदि महार सेवाकार नहीं करना चाहते हैं तो उनको सेवा कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु वर्तमान संयुक्त पारिश्रमिक व्यवस्था के अंतर्गत अनुबंध की इस स्वतंत्रता को नकार दिया गया है और वह सुलभ नहीं है। मेरी योजना में अनुबंध संबंधी इस स्वतंत्रता की व्यवस्था है और मेरा विचार है कि कम से कम इस शताब्दी में जब कि हर एक समाज प्रतिष्ठा से अनुबंध की ओर बढ़ रहा है, हमें महारों और किसानों को अनुबंध की स्वतंत्रता देने से इनकार करके भारतीय समाज की प्रगति में बाधा नहीं डालनी चाहिए। एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस व्यवस्था की रूपरेखा मैंने इस विधेयक में दी है वह पूर्ण रूप में मेरी नहीं है। इस व्यवस्था को मैंने बरार से लिया है। मध्य प्रांत तथा बरार में किसान और महारों के मध्य इसी तरह के झगड़े तथा गड़बड़ चल रही थी। दोनों पक्षों ने आंदोलन चला रखे थे। सरकार ने इस विषय में खोजबीन करके सुझाव देने के लिए एक कमेटी नियुक्त की थी। 1920 में कमेटी ने अपने सुझाव दिए और सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया जैसे मैंने अपने विधेयक के प्रावधानों में मुख्य रूप से पुनः प्रस्तुत किया है। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के जो प्रावधान बरार कमेटी के सुझावों के परिणाम स्वरूप हैं, यदि वे बरार के लिए समुचित हैं तो मेरा विचार है कि वे बम्बई प्रेसिडेंसी के लिए अनुचित नहीं हो सकते, क्योंकि बरार व्यवस्था बम्बई व्यवस्था की कीर्ति है। यहाँ तक कि बरार कमेटी की पूरी रिपोर्ट बम्बई सरकार के प्रस्तावों पर आधारित है। विधेयक के एक प्रमुख प्रावधान है। विधेयक में एक प्रावधान है जिसकी संभवतः संक्षिप्त व्याख्या किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रावधान के अंतर्गत वेतन अधिनियम की धारा 9 में निर्दिष्ट परिवर्तन प्रस्तुत किए गए हैं। मेरा अभिप्राय मेरे विधेयक के खंड 2 और खंड 3 से है। वेतन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत यह कहा गया है कि वेतन भूमि को वेतन परिवार से बाहर किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। धारा 9 के अंतर्गत भी एक प्रावधान है जिसमें कलेक्टर को गैर वतनदार को हस्तांतरित की गई किसी वतनदार की भूमि वापस लेने का अधिकार दिया गया है, परंतु धारा 9 के अंतर्गत हस्तांतरण को अमान्य घोषित करना या न करना और ऐसी हस्तांतरित भूमि को वापस लेना या न लेना पूर्ण रूप से कलेक्टर के निर्णय पर छोड़ दिया गया है। कलेक्टर धारा 9 के अंतर्गत दिए गए अपने निर्णय के अधिकार को हमेशा वतनदार के पक्ष में प्रयोग करना पसंद नहीं करता। इससे कोई विशेष कठिनाई ना होती हो, जबकि ऐसी हस्तांतरित भूमि वतन भूमि होते हुए भी स्थानापन्न रूप से काम करने वाले किसी वतनदार को पारिश्रमिक के रूप में नहीं दी गई है। महोदय, परंतु मैं निवेदन करता हूं कि यदि किसी स्थानापन्न रूप में काम करने वाले व्यक्ति से इस तरह स्पष्ट शर्त पर सरकार के लिए सेवा करने को कहा गया है कि उसे उसके कार्यों के
श्रमिक के बतौर दी गई उसकी वतन भूमि सदा उसके अधिकार में रहेगी, तो मेरे विचार से सरकार को ऐसी वतन भूमि वापस ले लेनी चाहिए जो स्थानापन्न रूप में काम करने वाले व्यक्ति के हाथ से निकल चुकी है। मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई धाराएं कलेक्टर को उस वतन भूमि के हस्तांतरण को अमान्य घोषित करने के लिए बाध्य करती है जो किसी स्थानापन्न व्यक्ति को पारिश्रमिक के रूप में दी गई है। इन धाराओं को प्रस्तुत करने में मैंने वतन भूमि को दो वर्गों में सुपरिचित विभाजन को आधार बनाया है। वह भूमि जो पारिश्रमिक के रूप में दी जाती है और दूसरी वह जो पारिश्रमिक के रूप में नहीं दी जाती। इस तथ्य के फलस्वरूप कि स्थानापन्न व्यक्ति को पारिश्रमिक के उद्देश्य से तत्काल ही भूमि का होना आवश्यक नहीं है। पारिश्रमिक के रूप में भूमि न दिए जाने के मामले में हो सकता है कि कलेक्टर वतनदार के पक्ष में अपना निर्णय नहीं लेता है और हस्तांतरण को अमान्य घोषित कर देता है, तो शिकायत की अधिक गुंजाइश नहीं है। परंतु जब भूमि का स्पष्ट रूप से पारिश्रमिक के लिए आरक्षण किया गया है, तो मेरा विचार है कि कलेक्टर को इस संबंध में निर्णय की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए और उसे ऐसे सभी मामलों में हस्तांतरण को अमान्य घोषित करना चाहिए। महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि इस विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय मुझसे इसमें दो खामियां रह गई हैं और इसकी मैं स्वीकारोक्ति करता हूं क्योंकि मैं बहुत न्याय संगत रहना चाहता हूं। महारों के लाभ के लिए मैं किसानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहता हूं। सीधी सी बात यह है कि मैं वतन प्रथा का विरोधी हूं। मैं महारों की वतन प्रथा को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास करता रहा हूं। यद्यपि मैं यह जानता हूं कि इससे निकट भविष्य में महारों को भारी क्षति होगी, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि वतन के ये बंधन ही उनके पिछड़ेपन के प्रमुख कारण हैं। मैं इस विषय में बहुत दूर की सोच रहा हूं और इसलिए मैं महारों की स्थिति किसानों से अच्छी बनाने के लिए कोई खास प्रयत्न नहीं कर रहा हूं और न ही कोई ऐसे प्रयत्न कर रहा हूं जिससे महारों को किसानों की कीमत पर लाभ मिले। सदन के माननीय सदस्य देखेंगे कि बलूते की व्यवस्था को मैंने अपने विधेयक में जिस तरह सुव्यवस्थित किया है उससे किसानों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। मैंने स्पष्ट रूप से समान शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है कि महारों को पारिश्रमिक देने के लिए किसानों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। इससे ज्ञात होगा कि मैं कितना न्याय संगत रहना चाहता हूं। इसलिए मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे विधेयक में दो खामियां हैं। उनमें से एक धारा 9 विधेयक के खंड 2 और खंड 3 के साथ को इस तरह बदलना है जिससे कलेक्टर के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह भूमि को वापस ले। उसमें एक प्रावधान होना चाहिए